क्या भारत सब कॉन्टिनेंट में या साउथ एशिया में स्टेबिलिटी को कायम रखने में अपना किरदार अदा कर सकता है? क्योंकि इस वक्त साउथ एशिया के जो कोर कंट्रीज़ हैं उनमें बहुत इश्यूज हैं। ख़ास तौर पर बांग्लादेश में इस्लामिज़म का एक सैलाब चल रहा है और ये सैलाब बांग्लादेशियों को डुबो रहा है। लेकिन आफ्टर ऑल बांग्लादेश ऑलमोस्ट 80% भारत की गोद में है। तो भारत कैसे बांग्लादेश के सैलाब को एफोर्ड कर सकता है अपनी गोद के अंदर रखने की वजह से? क्योंकि फ़िज़िकली बाय डिफ़ॉल्ट बांग्लादेश अगर नक्शे में देखें तो वो भारत की गोद में बैठा हुआ है और वहाँ पे इस्लामिज़म का इस वक्त सैलाब उमड़ रहा है। और अभी रिसेंटली चाइना में अपनी विज़िट के दौरान बांग्लादेश के सो कॉल्ड चीफ एडवाइज़र ने ये तक कह दिया कि भारत की जो नॉर्थ ईस्ट की 7 स्टेट्स हैं उनके वो गार्डियन हैं। फिर उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी मिले बैंकॉक में लास्ट वीक और उनके हाथ शेक कर रहे थे। तो सिचुएशन बांग्लादेश के हवाले से ही इंटरेस्टिंग नहीं है। अगर हम नेपाल को देखें तो भारत की नॉर्थ की जानिब से नेपाल का एक लंबा बॉर्डर भी है। सिविलाइजेशनल जो हेरिटेज है वो भी दोनों देशों की बहुत मिलती है। अब नेपाल में भी बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उनमें यही कहा जा रहा है कि किंग की वापसी हो, क्योंकि नेपाल ने 2008 के बाद जब नेपाल के रॉयल फैमिली के लोग मारे गए, उसके बाद डेमोक्रेसी का एक सिलसिला शुरू किया मगर वो कामयाब नहीं हो सका। तो नेपाल भी एक अच्छी पॉपुलेशन वाला एक अच्छे साइज़ का देश है। तो उसके जो चैलेंजेस हैं क्या वो भारत पर इफ़ेक्ट करेंगे या फिर क्या भारत ये कोशिश करेगा कि नेपाल में अपने इन्फ्लुएंस को कायम रखे जो उनका सदियों पुराना इन्फ्लुएंस है इन टर्म्स ऑफ कॉमन हेरिटेज, इन टर्म्स ऑफ सो मच इन कॉमन। और इसके साथ साथ एक छोटा देश भूटान जिसका सनातनी हेरिटेज, सनातनी सिविलाइजेशन भारत के साथ मिलता है और भूटान एक रिलेटिवली बेहतर देश है, छोटा देश है, छोटी पॉपुलेशन का देश है। मगर भूटान और नेपाल के साथ मामलात ये हैं कि जहां वो भारत के साथ अपनी सरहदें मिलाते हैं वहां उन देशों की सरहदें चाइना के साथ भी हैं। तो चाइना अपना वहां पे रोल प्ले करता है और भारत को अपना रोल प्ले करना है। चाइना की सिविलाइजेशनल जो बॉन्डेज है वो भूटान के साथ और नेपाल के साथ उस तरह की नहीं और ना हो सकती है जिस तरह भारत की है। तो इसलिए भारत के स्टेक्स नेपाल और भूटान में बहुत ज़्यादा हैं। यही मामला श्रीलंका में है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी लास्ट वीक ही श्रीलंका का दौरा किया और वहाँ भी उन्होंने बातचीत की। यही मामला बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान की अगरचे सरहदें डायरेक्टली भारत के साथ नहीं मिलती मगर पाकिस्तान की मिलती। बलूचिस्तान पे पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया हुआ है। लेकिन अब बलूचिस्तान की सिचुएशन ये है कि बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स ने अब आलमोस्ट बलूचिस्तान के 80-90% हिस्से को, जो वहाँ से इतलात हमें मिल रही हैं उनके मुताबिक, वहाँ पे उन्होंने उनका दाखला एक तरह से बंद कर रखा है, नो गो एरियाज़ बना दिए। अब नेपाल में जो बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके हवाले से भी भारत को ये कहा जा रहा है या ब्लेम दिया जा रहा है कि भारत इन बड़े बड़े प्रोटेस्ट के पीछे है। दुनिया की बड़ी ताकतें जब ऑर्गेनिक मूवमेंट्स देखती हैं तो वो उन ऑर्गेनिक मूवमेंट्स की वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मदद करती हैं। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। अब नेपाल में जो कुछ हो रहा है पहले डेमोक्रेसी के नाम पे, उसमें चाइना भी अपना किरदार अदा करता था, भारत भी और वेस्टर्न वर्ल्ड भी। तो जिस देश का या जिस पावर का जितना बड़ा स्टेक होता है उतने स्टेक के साथ वो इफ़ेक्ट्स हमें समझ आते हैं या हमें दिखते हैं। अब इसी तरह बांग्लादेश की, जैसे मैंने अभी पीछे बात की कि बांग्लादेश की तो बहुत बड़ी जो सरहद है वो क्रेसेंट शेप की, यूं
वो तो अब भारत के साथ है, यानी वो बाकायदा भारत की गोद में बैठा हुआ है। इसी तरह श्रीलंका की हम बात करें, श्रीलंका का क्राइसिस रहा, उनका इकोनॉमिक कोलैप्स रहा, भारत ने मदद की। श्रीलंका चाइना की गोद में भी जाता रहता है, और चाइना के कई पोर्ट्स हैं जिस पे श्रीलंका की कई पोर्ट्स हैं जिस पे चाइना ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कब्ज़ा किया हुआ था। कुछ वो जो इन्फ्लुएंस है कम हुआ है। अब ये जो श्रीलंका के ये जो नए प्रेसिडेंट कुछ अरसे से इलेक्ट हुए हैं, ये डायनामिक दिखते हैं। ये चाइना के साथ भी इनके बारे में ये ख्याल था कि ये प्रो चाइना है, इन्होंने चाइना के साथ भी तल्लुकात रखे हुए हैं, और भारत के साथ भी बहुत अच्छा इनका संबंध है, और अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी का बहुत अच्छा विजिट रहा। अब बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है, ये भी उस रीजन की सिचुएशन है। भारत पे बलूचिस्तान के हवाले से इल्ज़ामात भी लगते हैं कि जी ये जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है भारत कर रहा है। बलोच कहते हैं कि हमें भारत मदद करे, हमारी तो वो मदद ही नहीं कर रहा। तो जो भी कुछ होगा बलूचिस्तान में, ऑलमोस्ट बलोच रेबल्स ने अपने आप को इस वक्त अनऑफिशियली ऑटोनमी की सिचुएशन में कुछ मामलात में रखा हुआ है, मगर उनके पास बलूचिस्तान के रिसोर्सेज नहीं है, बलूचिस्तान की आज़ादी नहीं है, मगर उन्होंने नो गो एरियाज बना दिया है ऑलमोस्ट 80 to 90% बलूचिस्तान को, जो हमें खबरें आ रही। तो इस सारी सूरत हाल में भारत अपने रीजन में क्या किरदार अदा करेगा, क्योंकि उस रीजन में दो बड़ी ताकतें हैं, एक भारत, एक चाइना। अभी पिछले हफ्ते चाइना के प्रेसिडेंट जी ने भारत के की प्रेसिडेंट मैडम को एक ख़त लिखा। उसमें उन्होंने कहा कि आइए हम हाथी और ड्रैगन को एक साथ जोड़ें और दुनिया की एक बड़ी पावर बने। इसलिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं और जो अमेरिका की कोल्ड वॉर है, ट्रेड वॉर है, वो चाइना पे बढ़ रही है। अब चाइना को महसूस हो रहा है कि भारत के साथ कितना लड़ा जा सकता है, और अल्टीमेटली भारत की पॉपुलेशन तो अब चाइना से भी सरपास कर गई है। तो क्या चाइना ठीक है मिलिटरीली और इकोनॉमिकली भारत से ज़्यादा मजबूत देश है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अमेजिंग है, वेस्टर्न वर्ल्ड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, लेकिन इसके बावजूद वो भारत के 1.4 बिलियन लोगों को तो ख़त्म नहीं कर सकता। रादर चाइना को भारत के 1.4 बिलियन लोगों की मार्केट चाहिए। दोनों देशों की आपस में ट्रेड हंड्रेड्स बिलियंस डॉलर की है। तो चाइना तो ये चाह रहा है कि इस वक्त जबकि उसकी कोल्ड वॉर, ट्रेड वॉर वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका के साथ बढ़ती चली जा रही है, तो वो अपने रीजनल जो स्टेक होल्डर है भारत के साथ तल्लुकात अच्छे बनाए। मगर चाइना का ये भी मसला है कि वो भारत को पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका में कदम जमाते हुए देखना भी नहीं चाहता। तो साथ साथ वो भारत के साथ दोस्ती भी करना चाहता है, ट्रेड भी बढ़ाना चाहता है, पार्टनरशिप भी बढ़ाना चाहता है। तो इस सारी सिचुएशन में भारत अपने रीजन में कैसे इन मामलात को हैंडल करेगा। ख़ास तौर पर नेपाल में सिचुएशन जो ऑन एंड ऑफ भारत के ख़िलाफ़ एक तरह से हॉस्टाइल आती रहती है, चलती रहती है, तो फिर नेपाल को भी भारत की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मालदीव्स के सदर ने, मोहम्मद मोइज़ो ने एक बार अपनी इलेक्शन कैंपेन में कहा इंडिया आउट, और अभी 1.5-2 साल पहले ही उसके मिनिस्टर्स ने कितना टॉक्सिक किस्म का नैरेटिव और रेटरिक प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडिया के ख़िलाफ़ की इस्तेमाल किया था। लेकिन अल्टीमेटली मालदीव भी भारत की झोली में आन बैठा। चाइना से बहुत कुछ लेने की कोशिश की, कुछ ख़ास न मिल सका, बल्कि डेड ट्रैप में और फंस गया। तो नेपाल को भी अब ये आइडिया है, नेपाल की अपोजिशन पार्टियां भी और नेपाल की जनता भी ये चाह रही है कि हम चाइना के डेड ट्रैप में नहीं आ सकते, क्योंकि चाइना जब तक अपना डेड ट्रैप रखेगा तब तक भारत को उस रीजन में एज है। क्योंकि भारत तो इवन अफ़गानिस्तान को मदद देता रहा, ना सिर्फ हामिद कारज़ाई की हुकूमत के दौरान, अशरफ गनी की हुकूमत के दौरान, बल्कि आज के तालिबान के दौरान भी वो उनको मुफ्त मदद देता है, कर्ज़े नहीं चढ़ाता। मगर चीन का मामला तो कर्ज़े चढ़ाना और डेड ट्रैप में फांसना होता है। तो डेड ट्रैप में अगर चीन फांसता है तो भारत ऐसा नहीं करता, भारत मोहब्बत के जाल में फंसाता है। चलिए आप नरम लफ्ज़ों में ऐसा कह लीजिए, क्योंकि भारत की कल्चरल हेरिटेज जो है वो इन देशों के साथ मिलती है। श्रीलंका की बात हो, नेपाल की बात हो,
भूटान की बात हो, इवन अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश जो इस्लामिस्ट रस्तों पे चले गए, और ये जिस तरह का इस्लाम ये दोनों देश प्रोपगेट करते हैं, ये एक्चुअली इस्लाम भी नहीं है, ये अरबों वाले इस्लाम भी नहीं है, क्योंकि अरबों वाले इस्लाम के अरब देश तो भारत के साथ बहुत अच्छा तल्लुक कायम रखे हुए हैं, कारोबारी पार्टनरशिप भी है, और इतनी इज्जत का मामला है। मैं जब भी यूएई और कतर, सऊदी अरब जाता हूँ तो भारत के लिए बेपनाह मोहब्बत है। वो इस्लामी मुल्क अगर भारत के लिए इतनी मोहब्बत रखते हैं, तो ये जो इस्लामी मुल्क हैं जो भारत के ही हिस्से से बने हुए हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये भारत और हिंदुओं के साथ नफरत का इजहार करते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में इन देशों को जो भारत के खिलाफ नफरत का इजहार रखते हैं, इनको अपनी वेलफेयर चाहिए या नहीं चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो इन देशों की जनता को और इन देशों के लीडरों को अपने आप से पूछना चाहिए कि भाई भारत हमारा ही एंसेस्ट्रल देश है और भारत ने कभी हमारे ऊपर डेड ट्रैप का जाल नहीं बिछाया, हम इसके साथ चलना चाहते हैं। अच्छा, बलोच उस रीजन में ऐसे लोग हैं जो इस रियलिटी को समझते हैं, वो भारत के साथ सिर्फ और सिर्फ कोई मिलिट्री मदद लेने की ख्वाहिश ही नहीं रखते, वो अपने कल्चरल हेरिटेज भी बनाना चाहते हैं भारत के साथ। इसलिए कि भारत के साथ बलूचिस्तान के कल्चरल हेरिटेज तो पुराने रहे। बलूचिस्तान उस तरह शायद भारत का हिस्सा नहीं था माजी में, अगर हम आज से 500,000 साल की बात करें। बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट रियासत था, जिस तरह अरब देश ओमान और यूएई ये एक इंडिपेंडेंट रियासतें थे। इन पे कब्ज़ा किया ब्रिट्स ने और कहीं कहीं कब्ज़ा किया दूसरी वेस्टर्न पावर्स ने। बलूचिस्तान आज़ाद रहा, बलूचिस्तान पे अल्टीमेटली कब्ज़ा किया वही जब ब्रिटिश राज लगा। तो उसी अरसा में फिर ब्रिटिश राज जब टूटा तो बलूचिस्तान ने पहले आज़ादी हासिल की और फिर उसके बाद पाकिस्तान बना। पाकिस्तान की तो आज़ादी का भी मामला नहीं था, पाकिस्तान तो बंटवारे के नतीजे में देश बना। तो इन हालात में मैं ये समझता हूँ कि उस रीजन में जहाँ भारत को चैलेंज है, भारत से ज़्यादा चैलेंजेस उन देशों को हैं जो नेपाल, भूटान, श्रीलंका की सूरत में आज अपना वजूद रखते हैं। उनमें पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात भी है। तो बहरहाल ये तमाम चैलेंजेस जो भारत को फेस करने पड़ रहे हैं इन देशों की इंस्टेबिलिटीज़ की वजह से, जो अब पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के हवाले से, तो उसकी हीट भारत की तरफ भी आती है, भारत के ऊपर इल्ज़ामात भी धरे जाते हैं। तो भारत को वो रीजन भी, यानी बलूचिस्तान का रीजन भी और पाकिस्तान के जो इन बिटवीन रीजन हैं बलूचिस्तान और भारत के बीच में, उनको भी हैंडल करना है। अफ़गानिस्तान के इश्यूज़ जो हैं वो भी हैं। मैं अगले आने वाले दिनों में एक व्लॉग अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से भी करूँगा कि कैसे अब पाकिस्तान की सरकार लाखों अफ़गान मुहाजिरीन जो उनको कहा जाता था उनको अपने मुल्क से निकाल रही है। वो बेचारे इस वक्त शदीद क्राइसिस का शिकार हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस उस रीजन का है। ऑफ कोर्स वो अफ़गानिस्तान का भी है और वो पाकिस्तान का क्राइसिस भी है। तो कैसे उसमें भी भारत ने अपना किरदार अदा करना है। अब नेपाल के जो प्रोटेस्ट हैं, मैं एक बार फिर कहूँगा, अब नेपाल के प्रोटेस्ट किस सूरत आगे बढ़ते हैं, क्या इनकी शक्ल बनती है, इस पे भी भारत का ना सिर्फ किरदार होगा बल्कि भारत ने उनको मैनेज भी करना है। भूटान में कोई ऐसा क्राइसिस तो नहीं है, मगर भूटान के अंदर के जो इश्यूज चलते रहते हैं जो हर देश में होते हैं, उनको भी हर वक्त भारत को हैंडल करना होता है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। और सबसे बड़ा क्राइसिस तो बांग्लादेशियों ने खुद बांग्लादेश के लिए पैदा कर दिया, अपनी इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया और भारत के लिए भी सिक्योरिटी के ख़तरात पैदा कर दिए और इस्लामिज़म के ख़तरात भी भारत के लिए बढ़ा दिए। तो भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज है, भारत के लिए उस चैलेंज को भी हैंडल करना होगा। और श्रीलंका के बहुत सारे चैलेंजेस हमने अभी 2-3 सालों के अंदर देखे। जिस तरह उनका इकनॉमिक क्राइसिस आया, खौफनाक इकनॉमिक क्राइसिस आया, मगर श्रीलंकन ने भारत की मदद से
उन क्राइसिस को ओवरकम किया। और अभी जो रीसेंट विजिट रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का श्रीलंका का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। तो बहरहाल ये वो बातें हैं जिन पे हम अलग व्लॉग भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे पर्सनल चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करते हुए पैट्रियन, पेपॉल, क्रेडिट कार्ड के जरिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो हम आपके बहुत ममनून होंगे। मगर इससे ज़्यादा बड़ी सपोर्ट आपकी ये है कि आप हमारे शोज़, आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, शोज़ को शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया पे हमारी बात को आगे फैलाइए। ये यकीन कीजिए आपकी फ़ाइनेंशियल मदद से भी बड़ी मदद है। इसलिए मैं ये आपसे अपील करता हूँ कि ये वो काम है जो आप कर सकते हैं, जो आपको करना चाहिए, ज़रूर कीजिए। इसलिए कि हम भी 14-15 सालों से आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो इतना हक हमारा भी है कि हम आपसे ये विनती कर सकें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए। और इन्हीं इश्यूज़ पे मैं अलग अलग व्लॉग्स आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करूँगा। स्टे ट्यून्ड विद अस।